अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। Achieved soft landing on the moon. India is on the moon. पीएम मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा खत्म करके स्वदेश लौट आए हैं। वो ग्रीस से सीधे बंगलुरु पहुंचे, इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई भी दी। इस दौरान पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला किया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है, वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। फार्मेसी को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। कंपनी 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है और किस लक्ष्य हेतु कंपनी ये कर रही है, क्या योजना है, इसकी जानकारी सहयोगी अनुराग जोशी दे रहे हैं। फार्मेसी जो कि एक ऑनलाइन ड्रग रिटेलर है, उसका एक करीब
3,000 करोड़ से लेकर 3,500 करोड़ रुपए का एक इक्विटी सेल का प्रस्ताव है। सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया कि ये इक्विटी सेल 4.84 रुपए प्रति शेयर की दर में होगा और यह शेयर सेल अगले हफ्ते खुलने की संभावना है। अभी इस शेयर सेल के दो भाग होंगे। एक 2,000 करोड़ से 2,200 करोड़ का एक राइट्स इशू होगा जो कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनमें तेमासिक भी शामिल है और कई इन्वेस्टर्स ने इसकी कमिटमेंट भी दे चुके हैं, उनके लिए ओपन होगा। और एक 1,200 करोड़ से 1,300 करोड़ रुपए का एक अलग इक्विटी प्लेसमेंट मणिपाल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाई को हो सकता है। अभी इस शेयर सेल से जो रकम जुटाई जाएगी उसका उपयोग गोल्डमैन सैक्स जो कि एक अमेरिकी बैंक है उससे एक पिछले साल के लोन की भरपाई के लिए किया जा सकता है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी पर बैन लगाने की मांग की है। देश भर के 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट ऑनलाइन फार्मेसी का आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के प्रेसिडेंट जगन्नाथ शिंदे से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के प्रेसिडेंट जगन्नाथ शिंदे जी। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो अब आप सरकार से निवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ा हुआ कि उनके द्वारा किस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है, उनके द्वारा जो नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो अब किससे मांग उठाने वाले हैं आप और उसका कितना विरोध कर रहे हैं? ये जो ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन जो भारत में आया है ये इलीगल है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो दवा के व्यापार में रूल करता है आज की तारीख में, वो इसमें ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात कि सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली है ऑनलाइन के लिए 2017 में, आज तक वो नोटिफिकेशन पास नहीं हुई। सरकार के साथ हमारी करीबन 20 एक मीटिंग हुई और हमने उनको कहा कि भाई आज ऑनलाइन के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, हम डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसने ही चिट्ठी ली है। क्यों? इसमें क्या है कि अगर कोई गलत दवा हम देंगे तो उसको हमारे ऊपर, वो जो पेशेंट है वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, लीगली कार्रवाई कर सकता है या हमारे ऊपर केस भी लगा सकता है फॉर द डैमेज ऑफ दिस थिंग। सो जनरली स्कीम क्या है कि हमारे यहाँ पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको फिजिकली चेक करता है, उसकी हिस्ट्री जोग्राफी जानता है और अपना दवा की पर्ची देता है। तो आज ऑनलाइन सेल में तो डॉक्टर हमें दिख नहीं रहा, कौन डॉक्टर है वो हमें मालूम नहीं है, वो डॉक्टर सही है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर है नहीं है। कि आज के तारीख में दवा भी जो लिखी जाती है वो क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। कई जगह में MBBS है, कई जगह में MD मेडिसिन है या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम तकलीफ में आ सकते हैं। तो इसके लिए कोई प्रावधान या कानून अभी तक बना नहीं। तो हमने सरकार को कहा कि भाई अब जब तक इसको कानून नहीं बनाओगे और इसके लिए सिस्टम नहीं बनाओगे, या जब तक हम डॉक्टर को देख नहीं पाएंगे या उसकी एजुकेशन नहीं देख पाएंगे या हम उसको बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे ये प्रिस्क्रिप्शन हम ऑनर नहीं कर सकते। ड्रग एंड कॉस्मेटिक में आज भी ये लिखा है कि कोई भी दवाई अगर हमें देनी है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मेसीज हमें देना है। ये तो घर में जा रहा है या उधर जा रहा है उधर जा रहा है, मालूम नहीं। तो हमने सरकार को जो निवेदन दिए थे। तो आपको लगता है कि सरकार कोई सख्त कदम लेके आएगी, कोई नई पॉलिसी आ सकती है, नियम आ सकते हैं जिसपे जो आप डिमांड कर रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो सके? नहीं, हमने तो ये देखिए, ये इसके ऊपर सिंस ये लीगल ही नहीं है, हमने दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी स्टे लिखा है, वो स्टे आज भी कायम है। और हमने सरकार को वेरियस जो ये प्रेजेंटेशन दी है, वहाँ उन्होंने हमको आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये इज़ नॉट सुटेबल टू दिस थिंग, and unless and until some new technology will come and this thing, then we can take, because world में आज आप देखिए सब जगह ऑनलाइन बिक्री तो हो रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो धड़ल्ले से जो दवाई तो बेच रहे, तो आपके स्टे का कुछ? आज के तारीख में 139 जो भी प्लेटफॉर्म है ये इलीगली दवा की व्यापार कर रही है। अमेजोन जैसे जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो बैंडेड ड्रग या ये जो नशे की दवाइयाँ या ये आपकी लेडीज़ के लिए
MTBP इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आज देखिए अपना देश में माइक्रोबियल रेजिस्टेंसी की बात हो रही है, या मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक की बात हो रही है, या साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक की बात हो रही है, और एक तरह से दवा के सेल के ऊपर कंट्रोल नहीं, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। और इससे और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, या यूज ऑफ एंटीबायोटिक के ऊपर से रिएक्शंस। तो ये सारी मुद्दे सर आप जो DCGI के साथ आपकी अभी बैठक हमारी मीटिंग में कर रहे हैं, और यहाँ हमारी मांग है कि जब तक कानून ठीक से नहीं बनेगा तब तक ऑनलाइन ऑफ सेल को सरकार को बंद करना चाहिए। और वो ये प्रकार का एश्योरेंस तो उन्होंने दिया है, मगर वो हाईकोर्ट में ये चीज़ जाएगी, और हाईकोर्ट भी मेरे ख्याल से इलीगल है करके जो लीगलाइज करने का कर नहीं सकती है। लेकिन फिर भी वी आर ओपन इफ टेक्नोलॉजी कम्स अच्छी और सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ कंज्यूमर होगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आज तो हम ऑनलाइन को विरोध कर रहे हैं। चलिए, और सोमवार के दिन अहम एजीएम, सोमवार को RIL की एजीएम होने वाली है, और इस बार एजीएम से आखिर क्या क्या उम्मीदें हैं, इसकी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी सौमित सरकार दे रहे हैं। बराबर दो कंपनी रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस। हालांकि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस ऐसी भी काफ़ी म्यूटेड है इस बार के एजीएम से, बट इन सेक्टर्स के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस आने की ऐसे एक्सपेक्टेशंस है, और अगर आ भी जाती है तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी की तरफ से। तो पहला टॉपिक है वैल्यू अनलॉकिंग। लास्ट ईयर चेयरमैन ने क्लियरली कहा था कि वो RIL के मार्केट कैप को डबल करना चाहते हैं 5 साल में। तो अगर मार्केट कैप को डबल करना चाहते हैं तो वैल्यू अनलॉकिंग काफ़ी क्रिटिकल होगा। और वैल्यू अनलॉकिंग कैसे हो सकता है? रिलायंस का जो दो आर्म है, बड़े सबसे आर्म रिटेल और टेलीकॉम, इसको अगर वो सेपरेट लिस्टिंग कर ले या इसमें कोई फंड रेज और अनाउंस हो जाए तो थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। उसके अलावा काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि RIL के भी रियल एस्टेट एक पोर्टफोलियो है। उनके पास करीब 8,250 एकड़ की लैंड है हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको भी लेकर अगर कोई अनाउंसमेंट, डेवलपमेंट प्लान्स अगर वो बता दे, कैसे उस लैंड को मोनेटाइज करना चाहते हैं ये बता दे, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अब जियो फाइनेंशियल की हम बात करें, जिसकी हाल ही में लिस्टिंग हुई है, 4 दिन से लगातार सर्किट लगा है, आज सर्किट के बाहर है ये स्टॉक। तो इसके क्या बिजनेस प्लान है आगे जाके, क्या रोड मैप है इस कंपनी को ग्रो करने का, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ क्या ऑफिशियल लॉन्च डेट होगा इसके सर्विसेज का, ये अगर कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो न्यू एनर्जी बिजनेस जो है, अब RIL ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कहा कि वो विलिंगली डबल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब 2020 में उन्होंने 75,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट किया था, बट अगर इसको वो डबल कर देते हैं तो किस तरीके से वो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूटिलाइज करेंगे, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। आगे चल के क्या टाइमलाइंस है प्रोजेक्ट कमीशनिंग करने के, और पोटेंशियल अर्निंग्स पोटेंशियल क्या है इन प्रोजेक्ट से, ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसी कमेंट्री भी अगर आ जाती है एजीएम से तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। और आखिर में अगर हम देखें तो टेलीकॉम बिजनेस में अब वो 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं इस एजीएम में, और बट ये जो इस टाइम का जो 5G स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो थोड़ा हायर एंड पे हो सकता है। पहले के जो फ़ोन्स थे वो काफ़ी लोअर एंड पे होते थे। इस बार का जो 5G स्मार्टफोन का लॉन्च का प्लान है वो करीब 10,000 के आसपास का होगा ये फ़ोन। तो ये फ़ोन अगर लॉन्च हो जाता है तो इसके साथ अगर 5G सेपरेट प्लान्स कंपनी ने अनाउंस किया तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है। और उसी के साथ इस फ़ोन के लॉन्च के साथ कंपनी थोड़ा हायर एंड के सब्सक्राइबर को टारगेट कर रही है, तो ये भी टेलीकॉम बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स को लेके अगर आप देखेंगे तो जनरली अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है, या इस सेगमेंट्स में अगर अनाउंसमेंट आ जाते हैं तो पॉजिटिव हो सकता है रिलायंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार NMDC स्टील के विनिवेश के लिए जल्द बोलियां मंगवा सकती है। 89 स्वदेश को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि NMDC की स्टील कंपनी के लिए अगले महीने बोलियां मंगवाई जा सकती है। खबर की पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार NMDC स्टील लिमिटेड के लिए जल्द ही फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट करने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट करने से पहले की जो अंतिम प्रक्रिया है दीपम उसको अंजाम देने में लगा है, और 15 सितंबर से पहले NMDC स्टील लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट किए जा सकते हैं। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जो प्लांट की कमीशनिंग है वो पूरी तरीके से हो चुकी है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन की भी शुरुआत हो गई है, लिहाजा जो विनिवेश की प्रक्रिया है अब उसमें तेज़ी आ सकती है। जैसा कि आपको पता है कि NMDC का जो नागरनाल प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में है, 24,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है, और अब उसमें स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टील का प्रोडक्शन भी उसकी प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो गई है, लिहाजा विनिवेश की रफ्तार जो है अब उसमें तेज़ी आ सकती है। साथ ही साथ सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि
स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की मंजूरी नहीं मिलेगी कि वो बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा ले, क्योंकि नई पीएससी पॉलिसी के हिसाब से इसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो सिलेक्टेड बिडर्स होंगे उन्हें इस बात की इजाज़त मिलेगी कि वो एनएमडीसी का जो आयरन और माइंस है छत्तीसगढ़ में, उससे वो माइंस ले सकते हैं, क्योंकि ईओआई प्रोसेस के दौरान कई कंपनियों ने ये सवाल उठाए थे और सरकार से इस बात की जानकारी मांगी थी कि आखिर उन्हें आयरन ओर की उपलब्धता कैसे होगी। इस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जहां तक एम्प्लॉय के लॉक इन कंडीशन का सवाल है, सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 1 ईयर का एम्प्लॉय लॉक इन पीरियड होगा, जो कि इस पूरे ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार एनएमडीसी के नागरनाल प्लांट में अपनी 50.79% जो हिस्सेदारी है वो बेचना चाहती है, और 10% हिस्सेदारी जो है एनएमडीसी को दी जा सकती है शुरुआती कुछ साल के लिए। करीब 6 कंपनियों ने ईओआई चरण के दौरान इसमें दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल जैसी जो कंपनियां हैं वो शामिल हैं। अब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के फंस जाने का खतरा कम होने वाला है। ईडी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर श्योरिटी बॉन्ड के ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाने को अब कह दिया है। अनुराग शाह हमारे सहयोगी इसको तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, बताइए। इंश्योरेंस सेक्टर के श्योरिटी बॉन्ड कारोबार के जो नियम थे वो पिछले साल अप्रैल के अंदर लागू हो गए थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। सिर्फ 2 जो कंपनियां हैं, बजाज अलायंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस के द्वारा ही श्योरिटी बॉन्ड के प्रोडक्ट ऑफर किए गए। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो पुश है श्योरिटी बॉन्ड को लेकर, इसलिए अब आने वाले वक्त में कई सारी और कंपनियां जो है वो श्योरिटी बॉन्ड के प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जो श्योरिटी बॉन्ड का जो मकसद है कि जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, रोड एंड हाईवेज के अंदर जो बैंक गारंटी की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड के जरिए जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन को गारंटी दी जा सके, और इसमें जो है इंश्योरेंस कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट ऑफर करेगी उसमें इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम मिलेगा, और जो कोई प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो समय पे पूरा नहीं हो पाता है तो वहाँ पर उसका जो दायित्व है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा। तो कंपनियां इसमें हिचकिचा रही थी नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, लेकिन आईआरडीए के द्वारा जो रेगुलेशन थे श्योरिटी बॉन्ड के, उसमें रियायत दी गई है। सॉल्वेंसी की जो ज़रूरत होती है उसमें रियायत दी गई। इसके अलावा जो सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपोजर है उसको भी कम किया गया है। इसके बाद अब सरकार का पुश है कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा श्योरिटी बॉन्ड को आगे लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर किए जाए, जिससे जो बैंक गारंटी की ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, उसको सब्सटीट्यूट किया जा सके। क्योंकि भारत में अभी करीब 3 लाख करोड़ की जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक गारंटी की ज़रूरत है, और बैंकों से ये गारंटी मिलना मुश्किल है। तो इसी को देखते हुए श्योरिटी बॉन्ड का महत्व बढ़ा है, और अब जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं श्योरिटी बॉन्ड के नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, जिसमें उन कंपनियों को प्रीमियम मिलेगा। और एक बड़ा मार्केट है, ग्लोबली हम देखें तो $30 बिलियन तक का श्योरिटी बॉन्ड का मार्केट है, लेकिन भारत में अभी तक ये पिक नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा पुश दिया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि भारत का भी जो इंश्योरेंस कंपनियों का श्योरिटी बॉन्ड मार्केट है उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें। सैमसंग ने फ्लिप और फोल्ड की 5वीं सीरीज अब लॉन्च कर दी है। दोनों मॉडल्स को लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने सैमसंग इंडिया के मोबाइल बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू पुल्लन से खास बातचीत की। 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में सैमसंग ने अपना फोल्डेबल सीरीज का 5th वर्जन लॉन्च किया। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 और Z Flip 5 ये लॉन्च किया। मार्केट में ज़बरदस्त बज़ है, सेल्स नंबर भी काफ़ी शानदार है। लेकिन स्ट्रेटजी आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ रहने वाली है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजू पुल्लन, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोबाइल बिजनेस सैमसंग इंडिया है, उनसे बात करेंगे। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुरुआत फोल्डेबल सीरीज से करूँगा। आपके हाथ में फ्लिप 5 लेटेस्ट वर्जन है। अभी तक जब से आपने लॉन्च किया है, बहुत कम समय में सेल्स नंबर क्या बता रहे हैं, आपको किस तरीके का रिस्पांस इसको लेकर के मिल रहा है? तो समीर, मुझे बेहद खुशी है ये बताने के लिए कि सैमसंग ने Z Flip 5 और Z Fold 5 लॉन्च करते ही
we have achieved one of the best numbers in case of pre-booking. हम लोग ने करीबन pre-booking में ही करीबन 1.5 लाख Flip 5 और Fold 5 हमने pre-book किया है. So this is a record which is almost 1.5x, almost 50% more than जो हमने last year किया था. So which talks about the love for the Flip 5 and the Fold 5. इसका ये मतलब हुआ कि लॉन्च होने से पहले ही करीबन 1,500 करोड़ का जो है प्रोडक्ट का बुकिंग हो चुका है. मुझे बेहद खुशी है कि इस टाइम हम ये देख रहे हैं कि यूजुअली जो फ्लिप 5 और फोल्ड 5 जो है खाली सिर्फ मेट्रोज है या सिटीज में उसका अच्छा डिमांड होता है. लेकिन इस टाइम हमने ये देखा है कि प्री बुक में जो प्री बुकिंग हुआ है वो सिटीज और रूरल एरिया टायर 3 और टायर 4 में ऑलमोस्ट सेम हुआ है. कुछ मार्केट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बिलासपुर या रतलाम या आप लोगे वेल्लूर या उदयपुर की आप कंट्री एरियाज, इस मार्केट्स में ऑलमोस्ट 2x, ऑलमोस्ट मोर देन डबल का प्री बुकिंग हुआ है. सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट कंज्यूमर्स को जो है फ्लिप 5 और फोल्ड 5 का जो सैमसंग ने इनोवेशन किया है वो बेहद पसंद आ रहा है. एंड दैट इज द करंट प्रोग्रेस. बाजार पर मिरा एसेट के राहुल चड्ढा ने हमसे खास बातचीत की है और कहा है कि चुनिंदा शहरों में निवेश के मौके हैं. उन्होंने कहा कि होटल सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए. राहुल, ये बताइए कि लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हो रही थी हांगकांग में, तब कुछ शायद 2-3 महीने पहले की बात थी, तब आपने ये बताया था कि थोड़ा कॉशियस होने का समय आ गया है. मिड कैप स्मॉल कैप कम ड्यूरेशन में बहुत तेज चल गए हैं और आपने कुछ कारण बताए थे. लेकिन उसके बाद भी और फ्रेश ऑल टाइम हाई आ गए मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी. क्या आपने अपने स्टांस में कोई बदलाव लाए? इनफैक्ट ये जो तेज़ी है ये मिड कैप स्मॉल कैप में और ग्लोबली जो पॉलिसी मेकिंग पे हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू टू गो अप इन द यूएस, रेट कट नहीं हो रहे हैं, दैट मेड अस मोर कन्विंस ऑन अ कॉशियस स्टांस. तो मैं तो अभी और ज़्यादा थोड़ा कॉशियस हूँ कि एक जो करेक्शन है मतलब ग्लोबली 15-20% की अगले 6 महीने में आ सकती है. और एंड अगेन हम जो अपने पोर्टफोलियोज में कर रहे हैं थोड़ा सा कैश इंक्रीज किया. ज़्यादा मैंडेट अलाउ नहीं करता कि 5-7% से ज़्यादा कैश करें, बट पोर्टफोलियोज में थोड़े मिड स्मॉल कैप कम करके उनको लार्ज कैप्स की तरफ जा रहे हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बात करेंगे अभी वो चाइना में बात करेंगे. एंड आई थिंक वो प्रेशर जो आएगा वो थोड़ा करेंसी डेप्रिसिएशन का चाइना से आएगा. ओके, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर भी अगर 10 में से 20-25%, 2-3 ऐसे फंड हाउसेज हैं डोमेस्टिक भी इंडिया में जिन्होंने स्मॉल कैप लमसम लेना बंद कर दिया. टाटा ने किया, निपॉन ने किया. उसका ये उन्होंने कारण बताया कि वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल नहीं है, बड़ा पैसा सेलेक्ट नेम्स में डिप्लॉय करने में कंफर्टेबल नहीं है और वो मैसेजिंग देना चाहते हैं इन्वेस्टर को कि इस फेज ऑफ द मार्केट में लमसम मत डालिए, स्मॉल कैप मिड कैप में स्टैगर्ड बाइंग करें. लेकिन बाजार ऑफ कोर्स उसको इग्नोर कर रहा है जैसा हमेशा करता है, अपने को पता ही है. लेकिन मैं इस पॉइंट को और स्क्रैच करना चाहूँगा कि जो आपको ट्रिगर भी एक ग्लोबल मार्केट में नज़र आ रहा है, करेक्शन की गुंजाइश, वो किस कारणों से बन सकती है? कौन सी चिंताएं हैं जो शायद बाजार भी इग्नोर कर रहा है बट बड़ी बन जाए? ओके, पहले तो जो ये बात आप स्मॉल मिड कैप की कर रहे थे वो इंडिया में ही नहीं है, यूएस में भी है. यूएस में टेक स्टॉक्स पे अगर आप देखें तो ये जो फोमो कहते हैं वो आ गया है. लोग बोलते हैं कि जितने एक्सपर्ट है 6 महीने से कॉशियस थे तो मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो एवरीबडी इज थ्रोन कॉशियस मूवमेंट. अगर आप इंडिया में भी देखें तो वो सब फ्यूचर्स पोजीशंस, ऑप्शंस वगैरह में सब काम हो रहा है, वो भी सब लेवर्ड है. चलिए, इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही. मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार.